मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं? इन्फ्लेशन जो है वो क्या होती है, इसके रीज़न्स क्या हैं और इसके परिणाम क्या हैं, और सरकार इसको दूर करने के लिए क्या क्या पॉलिसी जो है वो बना रही है। ये जो है इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया और ये इम्पॉर्टेंट है, सेम डिट्टो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन किस चीज़ को कहते हैं। अगर इन्फ्लेशन होती है तो उसके आखिर क्या रीज़न है, क्यों इन्फ्लेशन होती है, और इससे इकोनॉमी के अंदर क्या क्या परिणाम देखने के लिए मिलते हैं और सरकार उसको दूर करने के लिए क्या कर रही है। तो कह रहा है भाई, इन्फ्लेशन जो है ना, अंग्रेजी भाषा के शब्द इन्फ्लेशन का शाब्दिक अर्थ है स्फीति। इसका मतलब क्या होता है? साधारण बोलचाल की भाषा में मुद्रास्फीति से आशय मूल्य में वृद्धि से है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर किसी पर्टिकुलर गुड्स की कीमत नहीं, जब अर्थव्यवस्था के अंदर सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस जो हैं जब वो बढ़ने लगते हैं, जब सभी वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है, तो उसको जो है मुद्रास्फीति कहते हैं। और अगर हम अपने आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो इसको हम जो है महंगाई के नाम से जो है जानते हैं। महंगाई कब होती है भाई? जब, सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, तो महंगाई हम तब बोलते हैं जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस जो है पहले के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा जो है कॉस्टली मिलने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलने लगते हैं, तो उसको जो है इन्फ्लेशन कहते हैं। अब वो कह रहा है लेकिन वाणिज्य अर्थ में मुद्रास्फीति, वाणिज्य का मतलब कॉमर्स की टर्म में, तो कह रहा है कॉमर्स की टर्म में जो इन्फ्लेशन है उस स्थिति को कहते हैं। किस स्थिति को कहते हैं? जिसमें चलन में मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि मैंने आपको ये बताया था कि भाई आखिर सरकार रोज़ नोट छाप दे, सरकार रोज़ नोट क्यों नहीं छापती है? रोज़ नोट छापने का नुकसान क्या होता है? रोज़ नोट छापने का नुकसान ये होता है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, चलन में मुद्रा की पूर्ति। इसका मतलब क्या होता है भाई? ऑलरेडी मनी जितनी सर्कुलेट हुई हुई है वो तो हुई हुई है, अगर आरबीआई और नोटों को प्रिंट कर दे तो और जो है मनी की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। तो नए नोट छापने से प्रॉब्लम ये होती है कि इससे सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, और डिमांड कम रह जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं और महंगाई होती है। ऐसे भी इसको जो है डिफ़ाइन कर सकते हो अगर ऐसे डिफ़ाइन करना चाहते हो। अथवा सरकार या केंद्रीय बैंक आवश्यकता से अधिक मुद्रा क्या कर देता है? निर्गमित कर देता है, तो उसे मुद्रास्फीति या मुद्रा का प्रसार जो है वो कहते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा प्रसार की निम्नलिखित परिभाषाएं दी है। प्रसार आप मुद्रास्फीति लिखेंगे, प्रसार जो है आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, मुद्रास्फीति ही आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये तो सब डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको हमें इतना वो नहीं करना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, मतलब कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर सभी की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर गुड्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसों के अंदर जब इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलती है तो उसको जो है इन्फ्लेशन कहते हैं। और कॉमर्स की टर्म में अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से ज़्यादा हो जाती है, जिससे लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, तो उसको जो है मुद्रास्फीति कहते हैं। ऐसी स्थिति में आरबीआई या सरकार जितनी मनी की सप्लाई की नीड होती है उससे ज़्यादा ही मुद्रा क्या कर देती है? सप्लाई कर देती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम जो है देखने के लिए मिलती है। तो कह रहा है, ये तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है दो, एक पीगू ने दे रखी है और एक यहाँ पे दे रखी है, तो डेफिनेशन पढ़ने का कोई ऐसा खास वो नहीं है, या पढ़ लीजिए तो कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है भाई मुद्रास्फीति उस समय उत्पन्न होती है जब उत्पादकों के जो साधन होते हैं जिसके भुगतान के रूप में मौद्रिक आय प्राप्त होती है, मुद्रास्फीति उस समय उत्पन्न होती है जबकि उत्पादकों के साधन द्वारा किए गए काम की तुलना में मौद्रिक आय अधिक तेज़ी से बढ़ रही होती है। इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे जो है लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि उत्पादकों के साधन जो है, उत्पादक के साधन जो है वो क्या होते हैं। तो उत्पादकों के साधन के अंदर 4 चीज़ों को शामिल किया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है भूमि, दूसरा आता है श्रम, तीसरा आता है पूंजी और चौथा आता है उद्यम। ये 4 चीज़ें होती हैं
जिसको उत्पादन के साधन कहते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीज़ें होती है, ये उत्पादन के साधन हैं। ये किसके पास होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसका ओनर कौन होता है? इसका जो ओनर होता है वो होता है परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र का मतलब हम लोग, हमारे पास होती हैं ये चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, हम इन चारों चीज़ों को, ये चारों चीज़ें क्या हैं? उत्पादन के साधन हैं। ये चारों चीज़ें किसको चाहिए? उत्पादक को चाहिए होती है वस्तु बनाने के लिए, ठीक है। तो हम ये चारों चीज़ें क्या करते हैं, हम ये चारों चीज़ें उत्पादक क्षेत्र को दे देते हैं उधार में, उधार में दे देते हैं उत्पादक क्षेत्र को, ताकि वो वस्तु बना सके। जैसे कि मान लो अगर किसी उत्पादक को अपना काम स्टार्ट करना है तो उसे जगह चाहिए, तो वो बाहर जाता है जगह किराए पे लेने के लिए। जगह मिल गई तो फिर लेबर चाहिए, फिर वो लेबर हायर करता है, फिर उसे पैसा चाहिए, और एंटरप्रेन्योर तो वो खुद ही है, उसने काम स्टार्ट किया है। तो ये होती किसके पास है? परिवार के पास। लेकिन चाहिए किसको? उत्पादक को वस्तु बनाने के लिए, क्योंकि इनकी मदद से वस्तु और सेवाओं का निर्माण होता है, और हम उसको उधार में देते हैं। फिर वो वस्तु सेवा बनाता है और उसके बाद उसकी पेमेंट की जाती है। भूमि के बदले में जो है किराया मिलता है परिवार क्षेत्र को, श्रम के बदले में मजदूरी मिलती है, काम करते हैं तो 1 महीने के बाद से मजदूरी मिलती है। पैसा अगर दिया है बदले में तो ब्याज मिलता है, और जो उद्यमी होता है उसको लाभ मिलता है। तो ये जो 4 चीज़ें होती है इसको क्या कहते हैं? इसको तो कहते हैं उत्पादन के साधन, या इसको आप जो है कारक सेवाएं भी आप इसको कह सकते हो। ये कारक सेवाएं हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये जो है कारक आय होती है, या इसको आप साधन आय भी कह सकते हो। कारक आय या साधन आय एक ही चीज़ होती है। कारक सेवा के बदले में जो आय प्राप्त हो रही है उसको कारक आय कहते हैं। तो वो कह रहा है कि भाई इन्फ्लेशन जो है तब होती है जब किए गए काम की तुलना में मौद्रिक आय अधिक तेज़ी से बढ़ती है। जब मैंने बोला भाई जब हम काम करेंगे, भूमि, श्रम, पूंजी, जैसे श्रम है, अगर लेबर जब काम करेगी तो ही उसको बदले में मजदूरी मिलेगी। तो वो कह रहा है इन्फ्लेशन तब होती है कि काम जितना हो रहा है ना, काम की तुलना में उसको जो मजदूरी मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा मिल रही है एज़ कंपैरिजन टू जितना वो वर्क कर रहा है। ऐसे ही लैंड का है, जितना किराया उसको मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है। ऐसे ही पूंजी का है, जितना ब्याज उसको मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है। मतलब उत्पादन के साधनों के बदले में ये चीज़ें मिलती है 4। जब इनको जितना मिलना चाहिए, जब इनको जितना मिलना चाहिए, जब इनको उससे ज़्यादा मिलने लगता है सारी चीज़ों को, तो जो है इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है क्रिएट होती है। अब देखिए, अब जो है तो इसको जो है इन्फ्लेशन कह सकते हैं। ये डेफिनेशन भी आप जो है लर्न कर सकते हैं। कह रहे पिगू ने मुद्रास्फीति के अंतर्गत कीमत स्तर में वृद्धि की निम्न दशाएं जो हैं वो बताई हैं कि इन्फ्लेशन जो है कब कब जो है कब कब हो सकती है, वो उसने बताई है। तो इसने 3-4 सिचुएशन बताई है कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति में इन्फ्लेशन हो सकती है। ये पिगू की ही डेफिनेशन है, ऊपर वाली, वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है पिगू ने। तो कह रहा है भाई जब मौद्रिक आय बढ़ती है लेकिन उत्पादन कम हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में जो है इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाती है। मतलब लोगों की आय तो बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्शन कम हो रही है, या लोगों की आय बढ़ रही है और उत्पादन जो है वो स्थिर है, पहले जितना हो रहा था अब भी उतना ही है। जब देश की मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों बढ़ रहे होते हैं, परंतु मौद्रिक आय की तुलना में, मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब सिंपल देखो, हर जगह पे मौद्रिक आय है, ठीक है। मौद्रिक आय का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी इनकम जो हमारे हाथों में आ रही है, जब उसके अंदर इंक्रीमेंट जब देखो इन्फ्लेशन के 2 ही वो है रीज़न, पहला है उत्पादन और दूसरा है आय। जब इनकम के अंदर इंक्रीमेंट ज़्यादा होती है प्रोडक्शन से तो ही इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलती है। कह रहा है यार जब मौद्रिक आय स्थिर रहती है परंतु उत्पादन की मात्रा घट जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, आप देखो इन सभी सिचुएशन में इसने ये जो चारों पॉइंट लिखे हुए हैं, इन चारों पॉइंटों के अंदर केवल 2 ही बातें लिखी हुई है। क्या? पहले अगर हम बात करते हैं मौद्रिक आय की, पहले अगर हम बात करते हैं मौद्रिक आय की, तो इसमें इसने 2 ही बातें लिखी है, या तो मौद्रिक आय बढ़ रही है, इन तीनों पॉइंटों में मौद्रिक आय बढ़ रही है, या मौद्रिक आय स्थिर है। और दूसरा जो है वो है उत्पादन। उत्पादन जो है, उत्पादन के अंदर इसने 2 ही बातें लिखी है, या तो उत्पादन घट रहा है
या तो उत्पादन घट रहा है या उत्पादन जो है स्थिर है, यही बात हो रही है यहाँ पे। क्या तो मौद्रिक आय के अंदर जो इंक्रीमेंट है वो उत्पादन वो जो है बढ़ रही है, लेकिन उत्पादन जो है वो कम हो रहा है। मौद्रिक आय बढ़ रही है पर उत्पादन स्थिर है। मौद्रिक आय जो है दोनों ही बढ़ रहे हैं, लेकिन मौद्रिक आय में बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो कहीं ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू प्रोडक्शन, या मौद्रिक आय स्थिर है और उत्पादन घट गया। जब ये सारी सिचुएशंस ये चारों सिचुएशन जब अर्थव्यवस्था के अंदर क्रिएट होती हैं, तो जो है अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि देखने के लिए मिलती है। उस चीज़ को जो है इन्फ्लेशन कहते हैं। इसी के साथ साथ जैसे ये पिगू ने डेफिनेशन दे रखी थी, इसी के साथ साथ यहाँ पे कई सारे अर्थशास्त्री है, जैसे हार्ट्रे है, क्राउथर है, कैमरर है, इन्होंने भी अपनी अपनी जो है डेफिनेशंस बताई हैं इन्फ्लेशन की। जैसे कि ये कह रहा है कि भाई ये वो स्थिति है जिसमें मुद्रा का अत्यधिक निर्गमन हो जाता है, इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये तो हम ऊपर भी बात कर चुके हैं कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति जो है जब वो ग्रेटर दैन हो जाती है डिमांड से, तो वही जो है इन्फ्लेशन हो जाती है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। मुद्रा का मूल्य कह रहा है वो तो गिरता है, और वस्तुओं का मूल्य जो है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है बढ़ जाता है। मतलब कि मुद्रा का मूल्य गिरता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई मान लीजिए अंजलि है, ठीक है, इसके पास जो है 100 रुपीज़ है, ठीक है, ये इसकी आय है मान लीजिए। और अभी इस टाइम पे चलो नींबू ले लेते हैं, नींबू कुछ ज़्यादा ही महंगे हो रहे हैं आजकल। तो एक नींबू जो है वो पहले 5 रुपये का था, ठीक है, 5 रुपये का एक था। तो ये अंजलि 100 रुपये में कितने खरीद सकती थी? 5 रुपये के हिसाब से ये खरीद सकती थी 20 नींबू आ जाते 100 रुपये में, क्योंकि 20 पंजे 100 होता है। लेकिन अब क्योंकि महंगाई हो रही है, अब यही नींबू जो है 5 से कितने रुपए का हो गया? 10 रुपये का। 5 से कितने रुपए का? 10 रुपये का एक नींबू चल रहा है अब आज के टाइम पे, ठीक है। अब ये कितने खरीद सकती है? उसी 100 रुपये की इनकम में अब क्वांटिटी कम हो गई, उसी 100 रुपये में अब ये केवल 10 खरीद सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुद्रा का मूल्य था, मुद्रा की जो परचेजिंग पावर थी, वो क्या हो रही है? वो कम हो रही है। जिस 100 रुपये में हम किसी वस्तु की 20 क्वांटिटी को बाय कर रहे थे, अब उसी 100 रुपये में हम उस वस्तु की केवल 10 ही क्वांटिटी को बाय कर पा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी मनी की परचेजिंग पावर घट रही है और जो वस्तुएं हैं उसके प्राइस जो है वो निरंतर बढ़ रहे हैं, इस वजह से ऐसा जो है हो रहा है। तो ये भी डेफिनेशन बढ़िया है, ये भी डेफिनेशन बढ़िया है। डेफिनेशन जो है वो सारी ही अच्छी है, जो भी आप लर्न कर सके। ऐसे ही पॉल एंड एंजिंग ने भी दे रखी है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। इतनी डेफिनेशन हमको नहीं पढ़नी है, मीनिंग और 1-2 डेफिनेशन पढ़ लेना, पिगू की या हार्ट्रे की या इसकी क्राउथर की पढ़ लेना। अब देखिए, अभी तक हमने पढ़ा केवल इन्फ्लेशन होती क्या है। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत कंपलसरी इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है ये उठ के, अबे भाई इन्फ्लेशन हो क्यों रही है? आखिर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि क्यों हो रही है? ऐसा रीज़न क्या है कि इन्फ्लेशन हो रही है? तो भाई हम जानते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर सब कुछ जो है वो किसके ऊपर चलता है? इकोनॉमिक्स के अंदर सब कुछ जो है वो चलता है डिमांड और सप्लाई पे, ठीक है। डिमांड और सप्लाई ही क्या करते हैं? डिमांड और सप्लाई ही प्राइस को डिसाइड करते हैं। जैसे कि हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ा है, भाई डिमांड कर्व जो है वो बनता है कुछ इस तरीके से, और सप्लाई कर्व जो है वो बनता है कुछ इस तरीके से। और जहाँ पे भी डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पे क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो डिसाइड हो जाती है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो कीमतों का निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। तो सिंपल सी बात है, अब अगर प्राइस बढ़ेंगे, देखो प्राइस कब बढ़ेंगे आप खुद सोचो। प्राइस तब बढ़ते हैं या तो डिमांड ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या तो किसी भी वो सारे फैक्टर जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाए। तो अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो ये सप्लाई को कहाँ पर कर रहा है? यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। या तो
या तो भाई प्राइस बढ़ जाए किसी भी चीज़ के, या क्या हो जाए, या प्राइस, या तो डिमांड में इफेक्ट पड़ जाए या सप्लाई कम हो जाए। अगर सप्लाई कम हो गई, मान लो सप्लाई यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो अब ये डिमांड को कहाँ इंटरसेक्ट कर, जब सप्लाई कम होती है तो सप्लाई कर्व बेटा पीछे खिसकता है, ठीक है, और जब सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई कर्व इधर खिसकता है। तो हम बढ़ने की बात नहीं कर रहे, हम घटने की बात कर रहे हैं। सप्लाई घट रही है मतलब प्रोडक्शन घट रही है किसी भी चीज़ की, तो उसकी वजह से प्राइस जो है बढ़ जाता है। तो आखिर कीमतें क्यों बढ़ रही है, उसके रीज़न जो है डिमांड और सप्लाई ही हैं। वो सारे फैक्टर्स जो डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और वो सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से, वो सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, या वो सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से सप्लाई पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन होती है। तो वो कौन कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है आखिर डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है या सप्लाई के अंदर चेंज आ रहा है, वो हम ज़रा पढ़ते हैं। कह रहा है कि भाई मुद्रास्फीति जो है आखिर क्यों हो रही है, उसको हम दो रीज़न में जो है, दो कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं। या तो उत्पादन में कमी हो रही है, या लोगों की मौद्रिक आय में जो है वृद्धि हो रही है। यही दो रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो देखिए, उत्पादन में कमी का मतलब है सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, और मौद्रिक आय में वृद्धि का मतलब है डिमांड जो है वो बढ़ रही है। अभी मैंने आपको बताया कि भाई डिमांड और सप्लाई प्राइस को डिसाइड करते हैं, ठीक है, प्राइस को डिसाइड करते हैं। तो अगर सप्लाई घट जाए तो भी प्राइस बढ़ जाते हैं, या डिमांड अगर बढ़ जाए तो भी प्राइस बढ़ जाते हैं। तो जो मुद्रास्फीति के रीज़न है उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, डिमांड और सप्लाई, जिसको हम यहाँ पे उत्पादन में कमी और मौद्रिक आय में वृद्धि कहते हैं। जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो ही वो ज़्यादा डिमांड करते हैं, और जब प्रोडक्शन में कमी आती है, इसी का मतलब है सप्लाई। तो कह रहा है जो उत्पादन में कमी है ना, आखिर उत्पादन में कमी आ क्यों रही है। कह रहा है उत्पादन में प्रमुख कमी के जो है निम्नलिखित कारण है, ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है। पहला जो रीज़न है इसका वो है जनसंख्या में बढ़ोतरी। किसी देश की जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ती है, उस अनुपात में खाद्य पदार्थ में वृद्धि नहीं होती, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, जिससे कि इन्फ्लेशन होती है, जैसे कि अभी इंडिया के अंदर हो रहा है। भाई जनसंख्या में बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, जो दर है, वो कहीं ज़्यादा है, उस रेट से हमारे जो हैं फूड आइटम जो हैं वो नहीं बढ़ रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से अब जो हमारे पास लिमिटेड फूड वो है, अब जिसकी वजह से अब मान लो भाई 100 वस्तु है, ठीक है, पहले खाने वाले थे 100 और अब खाने वाले हैं 150। तो सिंपल सी बात है, पहले जब 100 थे तब तो एडजस्ट हो जाता था, लेकिन अब 150 हो गए खाने वाले। तो भाई 100 चीज़ों को 150 में बांटना है तो महंगाई तो होगी, और 150 से अगर ये 200 हो जाए तो फिर और प्रॉब्लम है, 150 से 250 हो जाए तो और प्रॉब्लम है। तो जिस रेट से फूड नहीं बढ़ रहा, उस रेट से जनसंख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है। तो मैंने बोला जो भी चीज़ डिमांड को बढ़ा दे और सप्लाई को घटा दे, उसी की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहला रीज़न है, जितने भी रीज़न है उसको दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, या तो वो उत्पादन में कमी करेंगे या आय में वृद्धि करेंगे। और उत्पादन में कमी करेंगे उसके भी मल्टीपल रीजन्स हैं। पहला है जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में कमी देखने के लिए मिल रही है। दूसरा जो इसका रीज़न है वो है सरकार की व्यापारिक नीति। जब सरकार विदेशी मुद्रा प्राप्ति के लक्ष्यों से निर्यात को प्रेरित करती है तथा देश में इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जिससे मुद्रास्फीति की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। इसका क्या मतलब है, कह रहा है जब सरकार विदेशी मुद्रा प्राप्ति के लक्ष्य से निर्यात को प्रेरित करती है तो देश में इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। मतलब कि दो तरीके की नीति होती है व्यापार की, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। एक होता है एक होता है आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, आयात प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है, आयात प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि दूसरे देशों से आयात नहीं करना। और निर्यात प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है, निर्यात प्रोत्साहन का मतलब ये होता है कि भाई निर्यात करना है, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमानी है। तो जैसे हमें जो है चाइना के प्रोडक्ट पसंद आते हैं, अपने इंडियन प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं आते, तो हम चाइना के गुड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं।
तो जिसकी वजह से जो इंडियन प्रोड्यूसर उस गुड्स को बना रहा है वो क्या करेगा, उसकी तो वस्तु बिकेगी ही नहीं, क्योंकि इंडियन तो कोई खरीद ही नहीं रहा ना। हम तो चाइनीज़ खरीदते हैं, हर चीज़ें चाइनीज़ ही पसंद आ रही हैं। तो इंडियन प्रोड्यूसर क्या करेगा भाई, जितना बिकता है उतना ही बनाएगा, बाकी प्रोडक्शन कम कर देगा, क्योंकि डिमांड ही नहीं है उसके गुड्स की। तो जब प्रोडक्शन कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी। तो अगर हम निर्यात प्रोत्साहन को अपना लेते हैं, सरकार अगर निर्यात प्रोत्साहन पे फोकस करती है तो इन्फ्लेशन होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाती है। या सरकार कर नीति के अंदर जो है चेंज कर दे। कह रहा है सरकार जब अधिक आय प्राप्त करने हेतु वस्तुओं और सेवाओं पे अतिरिक्त कर लगाती है या पुराने करों में वृद्धि कर देती है तो उससे उसके मूल्य में वृद्धि से मांग कम होने लगती है और उत्पादन भी कम होने लगता है। जब सरकार या तो जीएसटी बढ़ा दे वस्तुओं और सेवाओं पे अतिरिक्त कर, या टैक्स की रेट में इंक्रीमेंट कर दे, तो उससे क्या होता है, टैक्स लगने से क्या होता है, टैक्स लगने से जो है गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं जो है एक मोबाइल फ़ोन लेता हूँ, ठीक है, जिसकी कॉस्टिंग जो है वो 15,000 रुपये है, और अभी इस पे मान लो जीएसटी चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं 10% का, ठीक है। तो मेरे को फ़ोन कितने का पड़ेगा, 15,000 का 10% कितना होता है, 1,500 रुपये। तो मुझे जो फ़ोन पड़ेगा अभी वो पड़ेगा 16,500 रुपये का विद जीएसटी, ठीक है, अभी 10% था। लेकिन अगर सरकार ये 10% का 20% कर दे कि भाई पहले आप 10% टैक्स देते थे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे, अब 20% देना है, तो अब मुझे फ़ोन कितने का पड़ेगा, अब मुझे फ़ोन पड़ेगा 18,000 रुपये का। क्यों, क्योंकि 15,000 का 20% कितना होता है, 15,000 का 20% होता है 3,000 रुपये। पहले मेरे को 1,500 का जीएसटी देना पड़ रहा है और अभी मेरे को 3,000 का जीएसटी देना पड़ रहा है। तो टैक्स लगने से गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अब भाई महंगी मिलनी है चीज़ें, तो लोग क्या करते हैं, डिमांड कम करते हैं। और जब डिमांड ही नहीं होगी, जब लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो प्रोड्यूसर बना के क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो भी प्रोडक्शन को कम कर देगा जब लोग खरीद ही नहीं रहे। तो टैक्स पॉलिसी की वजह से ऐसा होता है। या प्रशासन की शिथिलता, जब प्रशासन योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करता तब देश में जमाखोरी, घूसखोरी, मुनाफाखोरी की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। इससे देश में वस्तुओं की कृत्रिम कमी की समस्या आती है। कह रहा है भाई जब प्लान के अनुसार जब काम नहीं होता ना, तो सिंपल सी बात है, देश के अंदर भ्रष्टाचार, जमाखोरी, फूड के आइटम जो है काले मार्केट के अंदर बिकते हैं, जो जहाँ पहुँचना चाहिए राशन वहाँ पहुँचता नहीं है, गरीबों को ब्लैक में सारा का सारा बिक जाता है। लोग राशन की दुकानों का जो माल है वो मार्केट प्राइस पे बेच के कल्याण कर देते हैं, और जब सरकार इस तरफ कुछ ध्यान ही नहीं देती है। तो ये सब रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। 4 रीज़न इसने बताए हैं उत्पादन में कमी के। अब दूसरा जो है वो है मौद्रिक आय में वृद्धि के। लोगों की इनकम के अंदर इंक्रीमेंट क्यों हो रही है, या लोगों की आय के अंदर इंक्रीमेंट क्यों हो रही है, यही कह सकते हैं लोग डिमांड ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है। यहाँ पे कह रहा है दोषपूर्ण राजकोषीय नीति, सरकार द्वारा करों की वसूली तेज़ी से नहीं होती तो काले धन की मात्रा बढ़ती है और देश में समांतर व्यवस्था विद्यमान हो जाती है, जिससे मुद्रास्फीति की समस्या क्रिएट होती है। जैसे कि अभी तो जब से जीएसटी आया है तब से सरकार टैक्स को वसूल करने में बहुत ही ज़्यादा सख्ती हो चुकी है। अब लोग टैक्स भरते हैं, लेकिन जब जीएसटी नहीं था 2016-17 से पहले, जब जीएसटी नहीं था तो लोग टैक्स नहीं देते थे, लोग टैक्स से बचते थे। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे टैक्स लगता था, इतना ज़्यादा टैक्स हो जाता था तो लोग टैक्स भरते ही नहीं थे। लेकिन तो अब जब लोग टैक्स ही नहीं भर, और सरकार भी इस तरफ ध्यान नहीं देती थी, किसकी ब्लैक मनी है, किसकी वाइट मनी है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कोई लेना ही देना नहीं है। तो इससे क्या हुआ, अब भाई सिंपल सी बात है, जिनके पास ब्लैक मनी है, काला धन है जिसके पास, उसे पता है मेरा 2 नंबर का पैसा है, ठीक है, और टैक्स वैक्स तो उसको देना नहीं है, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है उसके पास कि भाई पैसा जो है मेरे पास कहाँ से आया है। तो ऐसे सभी व्यक्तियों के पास मुद्रा ज़्यादा हो जाएगी, उनकी डिमांड, तो फिर वो क्या करते हैं, डिमांड ज़्यादा करते हैं, एक से एक चीज़ें खरीदना फालतू की, ये वो कोई वो नहीं था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है। दूसरा कह रहा है प्राकृतिक कारण, कह रहा है बाढ़, भूकंप आदि से भी मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है।
बट बेटा ये जो रीज़न है ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये मौद्रिक आय में वृद्धि में नहीं आएगा, ये आप उत्पादन में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। ये गलत है, ये यहाँ नहीं आ सकता। इससे प्रोडक्शन के अंदर कमी होगी। अबे भाई जब बाढ़ भूकंप आएगा, अब मान लो इंडस्ट्रियाँ तहस नहस, भूकंप आ गया मान लो, इंडस्ट्रियाँ तहस नहस हो गई, तो उससे लोगों की इनकम थोड़ी ना बढ़ेगी, उससे तो उल्टा लोगों की इनकम जो है घटेगी। तो और प्रोडक्शन वगैरह घट जाता है जब किसी भी देश में बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो इनकम बढ़ेगी नहीं घटेगी। तो ये किंग चैम्पियन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत भी लिखी रहती है। तो इसको आप ऊपर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा उत्पादन के कमी में। या कह रहा है हीनितार्थ व्यवस्था। हीनितार्थ व्यवस्था का क्या मतलब है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, वहाँ पे भी आया है। इसको अगर आप ये वाला वर्ड अगर आपको याद ना हो तो आप इसको जो है घाटे की वित्त व्यवस्था भी लिख सकते हैं, ठीक है। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या मतलब होता है, ये पॉइंट नहीं आएगा, ये ठीक है। घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब होता है, जब हमने पढ़ा कि सरकार जो है भाई बजट लाती है हर साल। मैंने बोला भाई हर साल 1 फरवरी को बजट आता है। बजट क्या होता है, बजट एक ऐसा चिट्ठा है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार आपको 2 चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है कि भाई हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आने वाला है अगले साल, और हम उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हैं। 2 चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि सरकार की आय कहाँ कहाँ से आने वाली है, एक्सपेक्टेड इनकम कितनी होने वाली है और एक्सपेक्टेड खर्चे कितने होने वाले हैं। अब मान लो एक्सपेक्टेड इनकम है 1 लाख, एक्सपेक्टेड खर्चे हैं मान लो 3 लाख के। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, 3 तरीके का बजट होता है। पहला होता है संतुलित बजट, जिसमें आय और व्यय दोनों बराबर होती है, जितना आय है उतनी व्यय, वो संतुलित बजट होता है। दूसरा होता है घाटे का बजट, जो अभी चल रहा है, इनकम कम है और सरकार खर्चे ज़्यादा करने की सोच रही है। 1 लाख रुपए आ रहे हैं और 3 लाख रुपए सरकार आने वाले साल में करने की सोच रही है, ये घाटे का बजट है। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका बचत का बजट, जब सरकार के पास इनकम ज़्यादा आ रही होती है और सरकार खर्चा कम कर रही होती है, वो बचत का बजट होता है। अभी हम फिलहाल कर रहे हैं बात घाटे के बजट की, जब सरकार की आय कम रह जाती है और व्यय ज़्यादा होता है। 3 लाख का सोच रही है और 1 लाख इनकम आ रही है, तो भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, जब आय 1 लाख रुपए रहे हैं तो 3 लाख कैसे खर्च होंगे। 2 लाख रुपए जो है वो कहाँ से आएंगे, कौन देगा। तो अब सरकार के पास 2 ऑप्शन है। सरकार जो है ऐसी स्थिति में उधार ले लेती है। अब उधार किससे लेती है, उसमें भी 2 ऑप्शन है। या तो वो ले सकती है दूसरे देशों से, या वो ले सकती है आरबीआई से। या तो दूसरे देशों की सरकार से ले ले, फॉरेन से ले ले, या आरबीआई से ले ले। तो अगर आरबीआई से वो उधार लेती है, ये 2 लाख रुपए अगर वो आरबीआई से उधार लेती है और आरबीआई के पास 2 लाख रुपए नहीं हुए, तो आरबीआई को नोट छापने पड़ते हैं इस चीज़ लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से अब जब नोट छपेंगे तो नोट छापने, देखो जब नोट प्रिंट होते हैं तो नोट प्रिंट से क्या होगा, नोट प्रिंट से आपको क्या ध्यान रखना है, इससे मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और मुद्रा की जो मांग है वो क्या हो जाती है, मुद्रा की मांग घट जाती है, क्योंकि जितना पैसा चाहिए अर्थव्यवस्था के अंदर, जितनी डिमांड है, सप्लाई उससे कहीं ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या होता है, महंगाई होती है। इस तरीके से ये चलता है। तो भाई अगर सरकार घाटे का बजट अपना रही है तो सरकार आरबीआई से लोन लेती है। अगर आरबीआई के पास पैसा नहीं है, वो नोट प्रिंट करती है। नोट प्रिंट करने से क्या होगा, महंगाई होगी, वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी, जिससे कि अब जब लोगों को मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया, जितना होना चाहिए। अभी हमने ऊपर पढ़ा, पीछे आया था ये चीज़ कि भाई मुद्रास्फीति का मतलब है जब उत्पादन के साधन जितना वो काम कर रहे हैं, उनकी जो इनकम है वो कहीं ज़्यादा तेज़ी से जब बढ़ती है तो वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है। या सरकारी नीति क्या कह रही है, आर्थिक संकट के निवारण के लिए अतिरिक्त मुद्रा के निर्गमन द्वारा हेतु देश में मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है और मुद्रा का प्रसार होता है। इसका मतलब सरकारी नीति का मतलब यही है। हीनित अर्थव्यवस्था में आप लिखेंगे घाटे की वित्त व्यवस्था, ठीक है। और सरकारी नीति का मतलब है कि जब सरकार क्या करती है, खर्चे ज़्यादा करती है और आय कम करती है, घाटे के बजट को अपनाती है, ठीक है।
यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, घाटे के बजट को स्थिर रखने के लिए। तो ये सरकारी नीति के अंदर आपको लिखना है घाटे का बजट। जब सरकार घाटे का बजट अपनाती है, मतलब कि खर्चे ज़्यादा करती है, स्कूल बनवाना, रोड बनवाना, स्कूल, रोड, ब्रिज, हॉस्पिटल्स अंधाधुंध बनवा रही है सरकार, तो इससे क्या होगा, इससे लेबर को हायर करना पड़ेगा। अब जब लेबर हायर होगी तो उनको फिर काम धंधा मिलेगा, तो उनको पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे उनके पास तो वो डिमांड करेंगे। तो जब सरकार घाटे के बजट को अपना लेती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में मुद्रा की मात्रा, लोगों के पास जितना पैसा होना चाहिए उससे जब ज़्यादा हो जाता है तो भी इन्फ्लेशन क्रिएट होती है, क्योंकि लोग ऐसी सिचुएशन में डिमांड जो है वो ज़्यादा करते हैं। या अन्य कारणों के अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैंक की साख नीति या अन उत्पादक व्यय में वृद्धि। इसका मतलब क्या है, बैंक की साख नीति। बैंक की साख नीति का मतलब ये होता है कि अगर बैंक कोई ऐसी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर रही है जिससे लोगों को लोन जो है वो सस्ता मिल रहा है, सस्ता ब्याज दर दे रही है, ठीक है, कम सिक्योरिटी पे दे रही है, तो इससे क्या होगा, इससे लोग लोन ज़्यादा लेंगे, और जब लोग लोन ज़्यादा लेंगे तो लोगों के पास पैसे आएंगे, और जब लोगों के पास पैसे आएंगे तो वो डिमांड करेंगे फिर वो, और जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम होगी तो भाई क्या होगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है। या जब अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, अन उत्पादक का मतलब जिससे प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट नहीं हो रही लेकिन खर्चा हो रहा है, तो जब चाहे सरकार हो या कोई भी हो, जब सरकार अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने लग जाती है तो भी इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। मतलब उससे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं बढ़ रहा लेकिन खर्चा अंधाधुंध होए जा रहा है। जैसे कि मान लो आर्थिक सहायता हो गया, पेंशन हो गई, सरकार देती है ना लोगों को, तो ये अनप्रोडक्टिव है। जैसे सरकार हर महीने सीनियर सिटीज़न को, बुड्ढों को जो 60 साल से ऊपर के हैं, उनको पेंशन देती है 2500 रुपये महीना, 2500 रुपये महीना एक बुड्ढे को। और कितने बुड्ढे हैं सोचो, हर महीने का कितने का खर्चा है, तो ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। तो खर्चा हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। तो इन्फ्लेशन के जितने भी रीज़न्स हैं उसको हम दो जगह कैटेगराइज कर सकते हैं। या तो वो प्रोडक्शन में कमी करेंगे, प्रोडक्शन में कमी का मतलब है सप्लाई कम हो रही है, या वो लोगों की इनकम में इंक्रीमेंट करेंगे। लोगों की इनकम में इंक्रीमेंट का मतलब है कि डिमांड जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होती है और इन्फ्लेशन क्यों होती है, अभी आपने जो है सिर्फ इतना पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो इससे अर्थव्यवस्था के अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी। इससे हो रही है तो होने दो, क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था के अंदर हमें कई सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और इसको दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है उसके रिगार्डिंग हम जो है बात करने जा रहे हैं। भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर हो रही है तो होने दो, दिक्कत क्या है। तो कह रहे हैं इससे अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। इससे अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे पहली बात तो भुगतान शेष पे जो है वो विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई भुगतान शेष जो है वो क्या होता है। आप बस एक ये समझ लीजिए, भुगतान शेष जो है ना, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। भुगतान शेष एक तरीके का खाता होता है, एक तरीके का अकाउंट होता है जो किस चीज़ों को रिकॉर्ड करता है कि हमने दूसरे देशों से कितना निर्यात किया और दूसरे देशों से कितना आयात किया, उस चीज़ को जो रिकॉर्ड करता है। एक साल के अंदर अंदर हमने, भारत ने दूसरे देशों के साथ कितना आयात किया, कितना निर्यात किया, उसको रिकॉर्ड करता है भुगतान शेष। तो जब इन्फ्लेशन होती है, जब महंगाई होती है, तो उससे क्या होता है, निर्यात बढ़ जाती। ये क्या होता है, ये बेटा वैसे बैलेंस रहता है, मतलब कि आयात और निर्यात दोनों बराबर रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब इन्फ्लेशन होती है तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, आयात जो है वो बढ़ जाते हैं और निर्यात जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में तो महंगाई चल रही है, तो हम उन गुड्स को दूसरे देशों से क्या करने लगते हैं, दूसरे देशों से जो है मंगाने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा आयात बढ़ जाता है, निर्यात कम हो जाता है, और इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में
डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मैंने बोला ये तो बराबर रहता है, लेकिन अब तो आयात ज़्यादा हो गए, निर्यात कम हो गए, जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया। विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापारिक शर्तों में परिवर्तन। क्या हुआ इसका मतलब, वर्ष 1951 के पश्चात कृषि उत्पादकों के मूल्य में विनिर्मित वस्तुओं के मूल्य की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप कृषि हेतु उद्योगों की अपेक्षा में व्यापारिक शर्तें समान हो गई हैं। व्यापारिक शर्तों का लाभ केवल उन किसानों को मिल रहा है जिनका उत्पादन उनके उपभोग से अधिक है। इसका मतलब ये है कि जब 1951 के पश्चात, इसका मतलब क्या है, 1951 में हमने जो है नई आर्थिक नीति को अपनाया था। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम आर्थिक नीति का अध्ययन 2 उसमें कर सकते हैं, एक 1991 से पहले, एक 1991 के बाद। तो नई आर्थिक नीति में हमने 3 चीज़ों को अपनाया था, LPG, जिसको उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से भी आप जानते हैं। तीनों नाम आपने सुने होंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो कह रहा है उसके बाद से जब से आया है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं उनके मूल्यों के अंदर जो इंक्रीमेंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से देखने के लिए मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से देखने के लिए मिल रही है एज़ कंपैरिजन टू विनिर्मित वस्तु। विनिर्मित वस्तु मतलब जो सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। सेकेंडरी सेक्टर के गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो कम बढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइस से। जिससे क्या हुआ, जिससे अब फ़ायदा किसको मिलेगा भाई, ठीक है चलो ये तो अच्छी बात है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं, किसानों को फ़ायदा होगा। तो कह रहा है इसका फ़ायदा केवल उसी किसान को होगा जिसका उत्पादन उसके उपभोग से अधिक है। मतलब वो इतनी प्रोडक्शन कर रहा है कि जितना उसको अपने परिवार के लिए चाहिए वो भी पूरा हो रहा है और अपना घरेलू उपभोग करने के बाद भी बच रहा है, क्योंकि जो बच रहा है वही तो बेचेगा वो आगे, क्योंकि पहले तो वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। जितना गेहूँ चावल अपने परिवार के लिए चाहिए पहले वो करेगा जीवन निर्वाह का, और उसके बाद जो बचा वो आगे बेचता है। तो इसका फ़ायदा केवल उसी को मिलेगा, उन किसानों को नहीं मिलेगा जिसकी प्रोडक्शन कम है, जो खुद ही उपभोग कर लेते हैं। अगर इन्फ्लेशन होती है तो इससे जो है विकास के अंदर बाधा क्रिएट हो जाती है। कह रहा है योजना काल में बढ़ते मूल्यों के कारण आर्थिक विकास में रुकावट आती है। एक बार जब कोई योजना तैयार हो जाती है तो उस पर मौद्रिक व्यय की राशि निश्चित हो जाती है, तो मूल्य वृद्धि होने पर उसमें संशोधन नहीं किया जाता है। मतलब कि कह रहा है हमने जब से प्लान बनाए हैं, योजना काल मतलब हमने अपना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई जब हम आज़ाद हुए थे, आज़ाद होने के बाद अंग्रेज़ हमारी ऐसी तैसी कर गए, तो हमें कई सारे उद्देश्यों को अचीव करना था, पर वो उद्देश्य एक साथ अचीव नहीं हो सकते थे। तो हमने 5 ईयर प्लान को अपनाया, पंचवर्षीय योजना, जिसको योजना काल के नाम से जानते हैं हम। तो हमने पहला प्लान जो है 1 अप्रैल 1951 में अपनाया था और लास्ट हमने 2017 तक हमने प्लान ही अपनाए हैं। 12 प्लान जो है अब तक भारत अपना चुका है, 5-5 सालों वाले। इसके बीच में 1 साल वाले भी हैं, 3 साल वाले भी हैं। तो कह रहा है अब भाई हमने एक प्लान बना लिया 5 साल का, तो उस प्लान के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट हमको अचीव करने हैं उसके लिए कितने पैसे चाहिए वो सब पहले से ही फिक्स हो जाता है। अब इन्फ्लेशन हो गई तो सिंपल सी बात है, हमने जितना डिसाइड किया था अब उससे ज़्यादा ही लगेगा पैसा उसके अंदर। हमने सोचा कि ये जो 5 साल के अंदर ये जो प्लान बनाया है इसमें 3 करोड़ रुपए लगेंगे। अब इन्फ्लेशन हो गई तो अब पता चला 3 करोड़ के 4 करोड़ रुपए लग रहे हैं। तो कह रहा है भाई एक बार ही प्राइस जो है अगर हमने फिक्स कर दिया अपना टारगेट कि भाई हाँ भाई इस प्लान के अंदर इतना पैसा लगेगा, उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जिससे अब जब चेंज नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा, जिससे विभिन्न योजनाएं निर्धारित समय में पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि जितना पैसा उसके लिए चाहिए उस प्लान को अचीव करने के लिए उतना पैसा ही नहीं है। बढ़ती मूल्य वृद्धि के कारण बचते तथा वित्त के स्रोत नहीं बढ़ सके तथा निवेश में जो है वो बाधा उत्पन्न हो गई। अब भाई अब ऐसा ही होता रहा तो जब महंगाई हो रही है तो बेटा लोगों के पास जो है, लोगों के पास पैसे कम है। भाई मान लीजिए जैसे मैंने अभी बोला अंजलि के पास 100 रुपये हैं, ठीक है। जब 5 रुपये का एक नींबू था तो मान लो इसको जो है 10 नींबू खरीदने थे, 10 नींबू, तो 10 नींबू कितने के आएंगे, 50 रुपये के। 50 रुपये के नींबू खरीद लिए, 50 रुपये इसके पास बच गए। लेकिन अब वही नींबू 10 रुपये का है, तो भाई अब तो जो है अगर 10 नींबू खरीदने 100 रुपये तो यहीं खर्च हो गए, अब इसके पास पैसे बचे ही नहीं, बचते 0 हो गई। तो बेटा जब लोग बचत करते हैं
तो वो बचत आगे निवेश में कन्वर्ट होती है, नए नए उद्योग खुलते हैं, जिससे देश का आर्थिक विकास होता है। देश का आर्थिक विकास लोगों की बचतों के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा बचत उतना ज़्यादा निवेश, जितना ज़्यादा निवेश उतना ज़्यादा आर्थिक विकास। तो अगर बचत ही जीरो है तो निवेश भी जीरो है, और जब निवेश जीरो है तो आर्थिक विकास भी जीरो है, सब जीरो हो जाएगा। और बचत जीरो क्यों है? क्योंकि लोगों के पास जितना पैसा है उससे वो केवल उपभोग ही कर पा रहे हैं, बचत नहीं कर पा रहे, क्योंकि महंगाई बहुत ही ज़्यादा हो रही है। आर्थिक असमानता में वृद्धि। देश में मुद्रास्फीति के अंतर्गत दीर्घकाल तक मूल्यों में लगातार वृद्धि होती है तो संपत्ति तथा आय में भी असमानता बढ़ती है। निश्चित आय वाले लोगों के वर्गों की क्रय शक्ति निरंतर घटती है। इसके विपरीत उत्पादक और व्यापारिक अधिक लाभ कमाते हैं। कह रहा है भाई जब ऐसा होते ही रहेगा, होते ही रहेगा, होते ही रहेगा, इन्फ्लेशन बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, तो जो बेचारों की लिमिटेड इनकम है, फिक्स इनकम है, उनकी परचेजिंग पावर तो घट जाएगी, और जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी इनकम में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगी, जिससे देश के अंदर क्या होगा, इस वाली कैटेगरी के लोग अमीर होते रहेंगे और इस वाली कैटेगरी के लोग गरीब होते रहेंगे, और देश में अमीर और गरीब के बीच का अंतर जो है वो बढ़ता रहेगा, और उससे आर्थिक असमानता जो है वो क्रिएट हो जाएगी भारत के अंदर या कहीं पे भी जहाँ पे भी ऐसा होगा। तो इससे क्या क्या परिणाम देखने के लिए मिलेंगे ये हमने यहाँ पे समझा। अब क्वेश्चन ये है भाई सरकार इसको दूर करने के लिए क्या कर रही है? तो सरकार इसको दूर करने के लिए सबसे पहली बात तो ये अब हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के जो पिछड़े हुए व्यक्ति होते हैं, निर्धन व्यक्ति होते हैं, उनको राशन की दुकानों के माध्यम से क्या करती है, उनको राशन की दुकानों के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, ये सारी की सारी चीज़ें जो भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो ऐसे लोगों को, समाज के निर्धन लोगों को क्या करती है, बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल कराती है। तो ये कर रही है सबसे पहली बात तो सरकार, ताकि गरीब व्यक्ति जो है, जो बाहर महंगाई चल रही है भाई, अगर आप जैसे मान लो चीनी है, चीनी आज के टाइम में मार्केट में 40 रुपये किलो है, 1 किलो चीनी 40 रुपये की, तो सरकार आपको उससे कम पे प्रोवाइड कराती है। आटा ले लीजिए, आटा भी ऐसे ही चल रहा है, जितना बढ़िया आटा लोगे उतना बढ़िया, 35 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, जितना बढ़िया लोगे उतना। लेकिन सरकार आपको गेहूं फ्री में देती है, राशन कार्ड पे फ्री में गेहूं मिलता है, उसे पिसवा लो, बन गया गेहूँ आटा। या अगर आपको आटा ही लेना है, आजकल सरकार ने, पहले तो गेहूँ मिलता था, आजकल सरकार ने आटा भी देना शुरू कर दिया कि गेहूँ लेना है गेहूँ लो, आटा लेना है आटा लो, पिसाने की भी टेंशन ख़त्म। तो आटा अगर लेना है तो वो भी बहुत ही सस्ते दामों पे आपको, बहुत ही कम रुपए किलो पे आपको अवेलेबल करा देती है, जो एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसको जो है ख़रीद सके। इनफैक्ट मतलब 5 रुपये 7 रुपये इतने रुपए किलो पे वो मिल जाता है आपको, जबकि बाज़ार में आप देखोगे वो कितना महंगा है। तो ये कर रही है सरकार पहली बात तो पीडीएस। दूसरा, जमाखोरी और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। अब भाई सिंपल सी बात है, जब ये सब चीज़ें चल रही हैं तो लोग क्या करते हैं, जमाखोरी, काला बाजारी को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। सामान्य मूल्य स्तर में बढ़ोतरी को कम किया जाए, जो मुद्रास्फीति रोकने के दीर्घावधि उपाय हैं। जमाखोरी को कम करने के लिए उस वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया जाए जिनका अभाव है। सरकार ने इस वास्तविकता को जरूर समझकर आवश्यक वस्तुओं के आयात द्वारा समस्या को दूर करने का प्रयत्न किया है। देखो लोग किन वस्तुओं की जमाखोरी करते हैं, जो नीड है, जैसे प्याज है, टमाटर है, इनके प्राइस एकदम से बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो सरकार ये चाहती है ऐसा ना हो। इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए सरकार क्या करती है, इनका स्टॉक पहले से ही अपने पास जमा करके रख लेती है, ताकि कभी भी ऐसी संकट की स्थिति अगर उत्पन्न हो जाए, जब इसकी सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो जाए, तो सरकार अपनी तरफ से सप्लाई करके इसकी कीमतों में वृद्धि होने से रोक सके। या और क्या कर रही है सरकार, और सरकार कर रही है राजकोषीय नीति। भारत में राजकोषीय नीति कम प्रभावी रही है। देश के सामान्य कीमत स्तर में समानता हेतु राजकोषीय तरीकों को अपनाया गया है। सरकार अनुत्पादकों व्यय को एक सीमा तक रखना चाहती है, परंतु विकास कार्यों में वृद्धि उद्देश्यों के साथ की गई उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जाता है। घाटे की वित्त व्यवस्था के प्रबंधन में कमी की कोशिश की गई है। अनिवार्य बचत योजना को लागू किया गया। क्या हुआ इसका मतलब? राजकोषीय नीति का मतलब है बेटा सरकारी बजट, जो भी मैं पीछे आपको पढ़ा के आ चुका हूँ। राजकोषीय नीति को ही सरकार का बजट कहते हैं या सरकार की आय और व्यय नीति कहते हैं। तो इसके अंदर सरकार क्या करती है, कैसे भी करके घाटे का बजट कम से कम अपनाती है,
अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कम से कम करती है, जिससे उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती, और प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, और कैसे भी करके घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है, आरबीआई से लोन लेना जिससे कि आरबीआई को नए नोट छापने पड़ जाते हैं, ऐसा वो कम से कम करती है। वो सारे प्रयासों को कम से कम करती है जिससे कि अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हो, इन्फ्लेशन हो, उसको जो है राजकोषीय नीति कहते हैं। और लास्ट है इसमें आपका मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का मतलब है जो आरबीआई के मौद्रिक आय यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वैसे मौद्रिक नीति आएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने साख नियंत्रण के लिए परिणात्मक और गुणात्मक नीतियों को अपनाया है। 1952 तक मुद्रा नीति अपनाई गई थी। यह नीति किसी क्षेत्र में विशेष निवेश कार्य हेतु प्रोत्साहन के लिए उचित थी। इसका मतलब ये है, ये क्या होते हैं, मात्रात्मक और परिणात्मक, जिसके अंदर हमने पढ़ा था CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब होते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण। इसका यूज़ करके अगर आरबीआई चाहता है कि लोगों के पास लोन ज़्यादा जाए तो लोन ज़्यादा जाता है, अगर आरबीआई चाहता है लोगों के पास लोन कम जाए तो लोगों के पास लोन कम जाता है। जैसा आरबीआई चाहता है वैसा ही होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों का निर्धारण कौन करता है, इन सब चीज़ों का निर्धारण जो है आरबीआई करता है। आरबीआई ही CRR, SLR सब आरबीआई डिसाइड करता है। और कह रहे सरकार ने और भी जो है उपाय किए हैं, कीमतों को नियंत्रित किया है, कंपनियों के ऊपर टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है, लाभ पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें उसके लिए नई नई बचत योजनाएं चालू करी हैं, क्योंकि मैंने बोला जब बचत होगा तो ही निवेश होगा, तो ही आर्थिक विकास होगा। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कमी ना हो जाए, इसलिए उनका आयात ज़्यादा से ज़्यादा किया है और उपभोक्ता और सहायक उद्योगों का विकास किया है। ये सारी चीज़ें सरकार कर रही है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। तो ये एक पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन के क्या रीजंस है, इन्फ्लेशन के क्या परिणाम है, और सरकार इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए क्या कर रही है। सीधा सीधा 20 नंबर का ये जो है क्वेश्चन आता है, या 15 का भी आ सकता है, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो।